पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में जितनी भी हलचलें हो रही होती हैं उनकी जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी उनके प्रति जागरूक हो सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया, और साथ ही बता दें कृषि मंत्रालय से भी रहेगा कुछ खास। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। हमारे किसान मीठे जल में झींगा पालन कैसे करें, कब करें और कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखें, इन सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं कृषि मंत्रालय की डीडी किसान स्टूडियो से मत्स्य पालन विभाग के FRIO डॉक्टर गुणमय पात्र। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। हमारा देश में हर नदियों में मीठा जल झींगा का कई प्रजातियां पाए जाते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला झींगा जो माक्रोबाक्यम रजनबर्गी है वो हमारा देश में बहुत आदृत है। माक्रोबाक्यम रजनबर्गी को फ्रेश वाटर मोहाझींगा बोलते हैं, जो हमारा देश में स्काम्पी के नाम पे बहुत लोकप्रिय है। और यही स्काम्पी का घरेलू और अंतर्जातीय जैसा एक्सपोर्ट मार्केट में इसका बहुत चाहिदा और मांग भी है। इसको हम बहुत आसानी से, इस स्काम्पी को हम बहुत आसानी से मौजूदा कार्प कल्चर में शामिल कर सकते हैं और इससे फार्मर को बहुत, जो मत्स्य किसान है उसको बहुत फ़ायदा भी मिल सकता है। इसके ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार के माध्यम से जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रहा है उसके तहत बहुत सारे घटक रखा गया है, जिसके माध्यम से हमारा देश में स्काम्पी का बहुत विकास हो सकता है। जैसा उसका बीज प्रोडक्शन के लिए स्काम्पी हैचरी एस्टेब्लिशमेंट, सीड प्रोडक्शन के लिए नर्सरी रियरिंग जो पोस्ट लार्वी और जुवेनाइल प्रोडक्शन के लिए, और उसके साथ कार्प के साथ कैसे जो झींगा पालन कर सकते हैं। इसीलिए जो कंपोजिट फिश कल्चर के लिए भी ग्रो आउट पॉन्ड कंस्ट्रक्शन और उसका इनपुट के लिए भी प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मीठा जल जीवपालन संस्थान को वित्तीय सहायता दिया गया है, जो वो स्काम्पी का आनुवंशिक सुधार कार्य करके उच्च गुणवत्ता संपन्न बीज उत्पादन करेगा, जो हमारा मत्स्य किसान के पास जाके पहुंचेगा और वो कार्प कल्चर के साथ ये जो फ्रेश वाटर झींगा को पालन कर सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसलिए मैं सब मत्स्य किसान को अनुरोध करूंगा, आप ये जो
फ्रेश वाटर प्रॉन जिसको हम स्काम्पी बोलते हैं उसको अपनाइए और आपका जो मौजूदा कार्प कल्चर पॉन्ड में उसको शामिल करवाइए। उसको कैसे पालन करेंगे, तो ये जैसे आप अभी कार्प कल्चर कर रहे हैं, जैसा तालाब में करते हैं, उसी तालाब में आप बहुत आसानी से ये स्काम्पी कल्चर भी उनके साथ साथ कर सकते हैं। जैसे आप 10,000 अभी स्टॉकिंग कर रहे हैं, जो हमारा वैज्ञानिक पद्धति में हम बोल रहे हैं कि पर हेक्टर 10,000 फिंगरलिंग स्टॉकिंग करेंगे। जब आप स्काम्पी करेंगे वो 10,000 को आप 8,000 फिंगरलिंग स्टॉकिंग करेंगे। और स्काम्पी एक बॉटम फीडर है जो तालाब में नीचे रहता है और वो बॉटम में जो फीड मिलता है उसको खाता है। और आपने जो मछली के लिए खाना देते हैं, पैलेटेड फीड देते हैं, या जो तेल का खली के साथ राइस ब्रान को मिला के जो फीड बना के देते हैं उसको मछली खाता है। वो जो मछली जो खाद्य रुक जाता है, जो बचा हो जाता है, वो स्काम्पी का आहार जैसा बन जाता है। इसलिए आपको एडिशनल फूड भी स्काम्पी के लिए देना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप 8,000 मछली फिंगरलिंग और 12 से 15,000 स्काम्पी जुवेनाइल एक साथ स्टॉकिंग कर सकते हैं। मत्स्य किसानों, इसी को ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप मछली के साथ स्काम्पी कर रहे हैं, जो बॉटम फीडर फिश जैसा कॉमन कार्प एंड मृगल को अवॉइड करना है। इसी का जगह पे आप स्काम्पी स्काम्पी स्टॉकिंग कर सकते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त है किसान भाइयों बहनों नजर डालने का हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। हमारी सरकार दलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने की लगातार कोशिशें कर रही है। हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा दाल बोए, इसके लिए हर साल इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की जा रही है। बता दें आपको कि इसी दिशा में एक अहम निर्णय भी लिया गया है। हमारी सरकार ने अरहर, मसूर और उड़द की जो खरीद सीमा है वो हटा दी है। आइए इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के जरिए। ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ।
राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाएं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के कुछ सफल किसानों से। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी सफल महिला किसान से जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। इनका नाम है रीता देवी। अब किस तरह का रहा है इनका कामयाबी का सफर और कैसे इन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, आइए इन्हीं से जानते हैं। एक ऐसी ही महिला कृषि उद्यमी हैं रीता देवी। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड का एक छोटा सा गांव है डुंडीगाछी, जहां की रहने वाली है रीता, जो आत्मविश्वास से भी लबरेज हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा। इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 16 वर्ष की कम उम्र में ही इनकी शादी शक्ति राम महतो से हो गई थी। कच्ची उम्र में पारिवारिक दायित्वों का बोझ इनके लिए किसी चुनौती से जरा भी कम न था। समस्याएं बहुत थी, लेकिन उससे निकलने का हुनर रीता को मालूम था। गांव की महिला समिति और ग्राम संगठन के रोजगार समिति से जुड़ने के साथ शुरू हुई इनकी फर्श से अर्श तक पहुंचने की विकास यात्रा। रीता ने राज्य सहित बाहर के राज्यों में प्रशिक्षण प्राप्त कर गांव की अन्य महिलाओं को भी खेती के नए तौर तरीकों से अवगत कराया। इन्होंने खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया। गाय बैल के अलावे इनके पास आज 6 बकरियां हैं। एक सफल किसान के साथ साथ रीता देवी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की संवाहिका भी बन गई हैं। कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, और इसकी जीती जागती मिसाल है युवा महिला कृषि उद्यमी रीता देवी। रीता आज कोई आम किसान नहीं है, बल्कि नई सोच और समझ रखने वाली एक प्रगतिशील महिला कृषि उद्यमी है। इन्होंने अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक खेती की नींव रखी। आरंभ में रीता को गांव वालों के ताने भी सहने पड़े, लेकिन इन्हें इनके इरादों से कोई विचलित न कर पाया। रीता देवी के पास कुल 50 डिसमिल जमीन है, जिस पर एक कई तरह की फसल तो उगाती ही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार फूलों की खेती और बीज उत्पादन का काम रीता देवी ने शुरू किया। इन्होंने अपनी 25 डिसमिल जमीन पर एक टमाटर बीज उत्पादन का कार्य भी शुरू किया। रीता ने गांव के प्रत्येक किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाकर पैदावार में भी बढ़ोतरी की है, और यही कारण है कि गांव के दूसरे किसान आज रीता के मुरीद हो गए हैं। रीता लोगों की आजीविका को सशक्त बनाकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। ये सामाजिक समस्याओं के निदान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। रीता देवी वन रक्षा समिति की सक्रिय सदस्य भी हैं। कल तक जो इन पर तंज कसा करते थे, आज वे भी रीता से आर्थिक मदद प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग का ये ट्रेनिंग होता है तो प्लानिंग हम लोग पहले से बनाते हैं कि इस बार मौसम का हिसाब से कि क्या इस बार लगाने का है, तो हम लोग तैयार करते हैं कि इस बार हम लोग जितना भी कृषि उद्यमी हैं सबको हम लोग अपना डिमांड किए हैं कि
ओनियन का खेती करेंगे और ये गांव को यही वाला बढ़ावा देते हैं कि अच्छा से खेती कीजिए और अच्छा मेहनत कीजिए। रीता देवी आज अपने क्षेत्र में किसी परिचय की जरा भी मोहताज नहीं। इन्होंने अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनकी कामयाबी पूरे देश और राज्य के लिए गर्व की बात है। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें सलाम। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया।
हमारे देश में किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। सरकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। लक्ष्य रखा गया है कि देश में लगभग 10,000 एफपीओ बनाए जाएं। हमारे किसानों में जागरूकता लाई जा रही है और इसमें सफलता भी हासिल हो रही है। हमारे किसान इनसे जुड़कर सफल भी हो रहे हैं। आइए ऐसे ही कुछ किसानों से आपको रूबरू करवाते हैं। किसान का जो आगे बढ़ाने का लक्ष्य है, उस उपलक्ष्य में ये 10,000 एपीओ 10,000 जो एपीओ बना हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हम भारत सरकार का और नाबार्ड का और हमारे जो संस्थान का जिस क्षेत्र से हमको सुना गया है, जिस किसानों के साथ हम काम कर रहे हैं, उनका तह दिल से खूब खूब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। और एपीओ छोटे छोटे किसानों के जुड़ के हमारे पास कुछ 750 फार्मर, हमारे पास आदिवासी ट्राइबल किसानों जुड़े हुए हैं। उनसे हम एमएसपी के अंतर्गत उनको जो भी अच्छे से उनकी आमदनी है वो हम खरीदते हैं और अदर मार्केट के अंदर हम उसको मार्केट में ले जाते हैं। तो इसी तरह से ये एफपीओ एक नई शुरुआत है भारत सरकार की और काफ़ी सारे किसानों को इस माध्यम से अपना धान का, अपना जो उत्पादन का सही मूल्य मिलेगा। हम शहद पर बहुत समय से काम कर रहे थे, लेकिन जब से एफपीओ चले हैं तब से हमें एक नया दिशा निर्देश मिला है। हम शहद को प्रोसेस करवा के और उचित कीमत पर बेच रहे हैं और अच्छी कीमत मिल रही है। 2021 में हुआ था और उस वर्ष का हमारा टर्नओवर 18,61,000 समथिंग था और गत वर्ष 22-23 का जो है वो 36 लाख समथिंग रहा है। और इस बार हमारा व्यापार की जो संभावना है कि वो 50 के आसपास रहेगा। हम जब से भारत सरकार ने हमारा एफपीओ का गठन कराया है, तब से हम और हमारे किसान दिनों दिन तरक्की की ओर अग्रसर हैं और भारत सरकार का विशेष सहयोग हमें रहा है। एक आर्थिक सहायता भी हमको मिल चुकी है और दूसरी हम अभी तत्काल लेने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। हमारे द्वारा जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत 17 एफपीओ का गठन किया गया है यूपी में, जिसमें से 14 एफपीओ ऐसा है जिनको हम इक्विटी ग्रांट यानी कि मैचिंग ग्रांट जो है दिलवा चुके हैं। एवं जो मैनेजमेंट फ़ंड है वो भी सभी लोग को दूसरा मैनेजमेंट फ़ंड मिल चुका है। एवं 3 एफपीओ हमारा जो नया बना है उसका भी मैनेजमेंट फ़ंड के लिए फाइल तैयार हो गया है। साथ ही हम लोग ने एआईएफ और पीएफएमई के अंतर्गत जो है फाइल को पुटअप कर दिया है, जिससे कि क्रेडिट लिंकेज भी लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। एवं वर्किंग कैपिटल के लिए भी सभी बैंकों को फाइल भेज दिया है। लगातार हम लोग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉलोअप कर रहे हैं, जिसके द्वारा वर्किंग कैपिटल भी हमारे एफपीओ को उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही मार्केटिंग लिंकेज के लिए हम लोग ने जो एफपीओ केला का काम करते हैं उन लोगों को जो है बनाना टिश्यू कल्चर G9 प्लांट जो है उपलब्ध कराया है। साथ ही आईटीसी के साथ जो है जो गेहूं का प्रोडक्ट है तो गेहूं को भी सप्लाई दिलाया है। हमारी कंपनी में अभी तक 340 शेयर धारक किसान हैं। हमने 5,42,000 रुपये का फ़ंड जो है इकट्ठा किया। 5,42,000 रुपये फ़ंड हमको भारत सरकार की तरफ से मैचिंग ग्रांट के रूप में हमको मिले हैं। और हम इस समय हमारा मेनली जो है गंगा का तराई इलाका है, गंगा की बाढ़ में हमारा इलाका डूब जाता है, तो हम जो है वहाँ सब्जी की खेती ज़्यादा होती है। वहाँ पे हमारे बगल में भारतीय सब्जी अनुसंधान परियोजना भारत सरकार की एकमात्र परियोजना पूरे भारत में है एक, तो वो उसके नज़दीक होने के कारण हमें सब्जी की खेती करने में बहुत आसानी होती है। और बनारस इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की वजह से हमारा एफपीओ जो है सब पिछले साल जो है मिर्च का निर्यात किया था। अब इस साल तो अभी हमारा मिर्च जो है अभी पौधारोपण हो रहा है और हम किसानों को उन्नतशील बीज, खाद, दवाएं और जो है ये कीटनाशक उपलब्ध कराते हैं उचित मूल्य पर। यहाँ हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आमंत्रित किया गया था
इसके लिए हम अपनी पूरी सीखण फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी का हार्दिक आभार अभिनंदन प्रकट करते हैं। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। विशेष जानकारी आपके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 11049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।